नंदनपुर नाम के गांव में अनामिका नाम की एक गरीब बहुरानी रहती थी। वो विकलांग थी और उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बावजूद बिना डर भय के एक लाठी के सहारे वो जंगल जाया करती थी। वहीं से लकड़ी काट के ले आके उसे बेचती थी। उसी पैसे से वो अपनी बेटी भाव्या की पढ़ाई लिखाई कराती थी। साथ ही अपनी बुजुर्ग सासू माँ शारदा की देखभाल करके जिंदगी काट रही थी। इसी तरह हर दिन सुबह सुबह वो नींद से उठती थी। छड़ी के सहारा लेकर वो घर से बाहर निकल आती थी। पूरा आंगन का साफ सफाई करती थी। बाद में कुएं से लेकर वो बाल्टी में पानी डालती थी। फिर बाल्टी के उसी पानी से पूरे आंगन में छिड़का करती थी। उसके बाद साफ सफाई करके वहाँ पे एक अच्छा रंगोली बनाती थी। आज लगता है कल से ज्यादा बेहतर रंगोली डाला है मैंने, इस तरह से वो सोचती है। फिर वो लकड़ी के चूल्हे पे चावल और सब्जी पकाती है। फिर अंदर आती है और दीवार घड़ी के तरफ नजर जाते ही दिखता है 8 बज चुका है। वो जाती है अपनी बेटी भाव्या के पास। भाव्या जो तभी भी बिस्तर पे सो रही थी। भाव्या, भाव्या उठो, देखो घड़ी में 8 बज चुके हैं। तुम्हें स्कूल जाना है ना? माँ, आज संडे है, आज स्कूल नहीं है। आज आराम करने का दिन है, फिर भी आप मुझे सोने नहीं दे रही हो। संडे को कम से कम तो सोने दो ना माँ। खाना और पढ़ाई का कोई वक्त नहीं होता है बेटा। देखो, तुम्हें अगर बड़ा इंसान बनना है ना, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी होगी, ताकि टीचर जब भी सवाल पूछे तो तुम सही सही जवाब दे सको। अरे माँ, मैं तो पहले से स्कूल में फर्स्ट आती हूँ। आप क्या चाहती हो माँ, मैं स्कूल में भी फर्स्ट हो जाऊँ क्या? और नहीं तो क्या, क्लास में फर्स्ट, स्कूल में फर्स्ट, मंडल में फर्स्ट, स्टेट में फर्स्ट, तभी तो जाके तुम पूरे देश में फर्स्ट होगी बेटा। जब अनामिका ऐसा कह ही रही थी, तभी भूपति अपनी बेटी गीता को लेके अनामिका के घर आते हैं। अनामिका, कहाँ हो अनामिका? मेरा फर्स्ट होने का ये सिलसिला बंद करो माँ। देखो हमारे घर पे कौन आया है मिलने। ऐसा कह के अनामिका लकड़ी के सहारे अपनी बेटी को साथ लेके घर के बाहर निकल आती है। देखती है भूपति बाबू आए हैं। अरे भाई साहब, मैं आपके पास आने ही वाली थी, पर आ नहीं पाई, इसीलिए मैं आ गया। वैसे भी संभव कैसे हो पाएगा, तुम तो व्यापार कर रही हो, दोनों हाथ से कमा रही हो, तो कैसे याद रहेगा जो पैसे हम दिए हैं उसकी बात। ऐसा मत कहिए भाई साहब, हमारी परिस्थिति देखकर फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं, ठीक हो रहा है क्या? इससे पहले कि अनामिका कुछ कहती है, उस बीच भूपति कहने लगे, पर उन दोनों से पहले ही गीता कहने लगती है, भाव्या, ये तुम्हारा घर है? हाँ गीता, तुम तो मेरे ही घर में आई हो ना, क्यों? भाव्या, तुम एक दूसरे को जानती हो? हाँ माँ, मैं और गीता एक ही क्लास में पढ़ते हैं। सुनो अनामिका, तुम अपने पति के सारे उधार कब चुकाओगी और कैसे करोगी? काफी महीने हो गए उसके गए हुए। तुमने कहा था सारा उधार चुका दोगी, पर अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला। अब बताओ तुम क्या करोगी? भैया, आपको मेरी परिस्थिति तो पता ही है ना, मैं अपाहिज हूँ। मैं लकड़ी के सहारे जंगल जाती हूँ, लकड़ी काट के उसे बेचती हूँ। वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उससे हम एक दफे खाते हैं और दूसरे वक्त हम पानी पी के रहते हैं। एक तरफ मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई सब कुछ, दूसरी तरफ मेरी बुजुर्ग सासू माँ। आप ही बताइए भैया, मैं क्या करूँ? जब इतनी गरीब हो तो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा क्यों रही हो, बताओ? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की क्यों बराबरी करे? भूपति की ऐसी बातें सुन के अनामिका को कुछ समझ में नहीं आता है। वो बस भूपति को देखती ही रह जाती है। क्या अनामिका, जो कहा वो तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं भैया। तो मैं साफ साफ बताता हूँ, तुम अगर बेटी की पढ़ाई लिखाई बंद कर दो तो वहाँ पे पैसे खर्च नहीं होंगे। अपनी बेटी को साथ में जंगल ले जाओ, लकड़ियाँ काट के उसे बेचोगी तो दुगनी कमाई भी होगी। इस तरह तुम सभी लोग 2 वक्त का खाना भी खा पाओगे। क्या कहती हो? भूपति की ये बात सुन के अनामिका सारी चीजें साफ साफ समझ जाती है। भूपति भैया की बेटी गीता से मेरी बेटी भाव्या पढ़ने में ज्यादा तेज है। अब क्योंकि भाव्या पढ़ने में सबसे तेज है, तो गीता को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए उधार का नाम लेके वो मेरी बेटी का पढ़ाई लिखाई बंद करवाना चाहते हैं। इस तरह से मनी मन सोचती है अनामिका। अरे अनामिका, क्या सोच रही हो? क्या और सोचूंगी भैया, गरीब है हम, ऊपर से इतने उधार है, इसीलिए सोच विचार करके यही तरकीब मेरे दिमाग में आई। पता है तुम मान लोगी। नहीं भूपति भैया, मैं नहीं राजी होंगी। अगर आप अपना मन थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं
और मुझे थोड़ा और वक्त देते तो मैं आपके सारे कर्ज चुका दूंगी, पर अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई मैं कभी भी बंद नहीं करूंगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के भूपति को बड़ा शौक लगता है, उसे गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अनामिका से कहते हैं, देखो अनामिका, मुझे लगता है। जब वो कुछ कहने ही जा रहे थे तभी बुजुर्ग सासू माँ हाथ में लाठी लेकर बाहर निकल आती है। क्या हुआ, पंचायत में जाना है क्या? तो मैं वहाँ पे थोड़ा और समय मांग लूंगी और सारा उधार चुका दूंगी। अपनी बातों पे अगर आप मुकाम रहे तो वही अच्छा है। कर लूंगी बेटा, जाओ पंचायत बुला लो। वो बात नहीं है अनामिका, जो कहा है सोच के देखना। मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ते लिखते देख आपकी बेटी डर गई है, इसीलिए आपको यहाँ लेकर आई है। ये देखकर ही मैं समझ गई आपकी बेटी पढ़ने लिखने में कैसी है। मेरे पति के उधार के लिए अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई का बलिदान नहीं दे सकती हूँ मैं। थोड़ा मन को बड़ा करके मुझे वक्त दीजिए, मैं आपका सारा उधार चुका दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें और 6 महीने देता हूँ, देखता हूँ कैसे उधार चुकाती हो। इस तरह से गुस्से से कह के अपनी बेटी गीता को लेकर भूपति चले जाते हैं। अनामिका काफी देर तक सोच में पड़ जाती है। फिर कविता, जो कि डोसा बेचती थी, वो अपना ठेला लेकर अनामिका के पास आती है। अनामिका, हम शहर रहने जा रहे हैं। बहुत पहले तुमने डोसा के ठेले के बारे में पूछा था, याद है? हाँ कविता दीदी, तो मैं ये तुम्हें देकर जाती हूँ। मैं और मेरे पति शहर जा रहे हैं। इस ठेले का ख्याल रखना, डोसा बना के बेचना, खुशी खुशी रहना। ऐसा कह के कविता वहाँ से चली जाती है। एक तरफ से ये अच्छा ही हुआ बहू, तुम ठेले में डोसा बना के बेचा करो। शारदा इस तरह से अनामिका से कहती है। तब से अनामिका ठेले में गर्मा गर्म डोसा बना के बेचना शुरू कर देती है। छुट्टियों के दिनों में भाव्य अपनी माँ अनामिका को मदद भी किया करती थी। वहाँ से कमाए हुए पैसों से अनामिका धीरे धीरे भूपति के सारे कर्ज एक एक करके चुकता कर देती है। इसी के साथ प्यार और जतन से अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती भी है और बुजुर्ग सासू माँ का देखभाल भी करती है।